नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूँ जेके आसू। हमारे साथ एक ऐसे मेहनती शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत को भी पीछे छोड़ दिया और कामयाबी अपने हाथों में ले ली। जी हाँ, दीपेश अवस्थी जी की बात कर रहे हैं जो सिविल जज बनकर हमारे सामने आए हैं। और छतरपुर के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा छतरपुर जो है वो माने के सिविल जज की फैक्ट्री बन चुका है। इसके पहले मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूँ सिविल जज के, और लगभग छतरपुर के लोग कहते हैं कि यार हर बार अपने छतरपुर से सिविल जज तो निकलते ही निकलते हैं। उसमें से एक नाम हमारे दीपेश अवस्थी जी का है। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर। है। दीपेश जी, कैसे ये सफलता पा पाए? कितना स्ट्रगल किया इसके लिए? अ, ये सफलता पाने में तो मुझे काफ़ी समय लग गया और लगभग कहा जाए तो अगर मैंने एलएलबी करने के बाद मुझे 7 से 8 साल लग गए। 7 से 8 साल में बहुत स्ट्रगल भी हुआ, बहुत कठिनाइयों का सामना भी हुआ। मेरा शुरुआती तौर पे जब कोविड आ गया था तो सबसे पहले मुझे ही कोविड हुआ था। फिर उसके बाद मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो मेंस में लिखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद काफ़ी दिक्कत आई थी, मेरे फ़ादर को कैंसर हो गया था, तो उसमें मुझे 1 डेढ़ साल लग गए। बट इसमें भी मैं बीच-बीच में समय काफ़ी निकालता रहता था, कंसिस्टेंट था अपनी पढ़ाई से संबंधित और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों कोचिंग भी करता था। साथ में मैंने शहबाज सर के यहाँ पढ़ाया भी है और अ, इस इसके साथ ही साथ में मैं कोर्ट में गया, तो मैंने पिछले डेढ़ साल से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी है। तो कोर्ट से भी मुझे काफ़ी मेरे अतुल खरे सर भी सीनियर थे, तो मैं उनके साथ में था, तो वो मुझे काफ़ी बार भेजते भी थे कि इसमें किसी केस में, किसी बेल में, आर्गुमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला, बेल ग्रांट हो गई और जो सीनियर थे, एडीजे सर थे, उन लोगों से भी एप्रिशिएशंस मिले। तो इन सब चीज़ों काफ़ी दिक्कतों के बाद भी बट मैं निरंतर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहा, तो मेरा फाइनली अंतिम लोग ये कहते हैं कि अगर सिविल जज बनना है तो शायद कोर्ट मत जाओ। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बट एक्चुअल में कोर्ट जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किताबें पढ़ते रहोगे, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इस बार अगर आप सभी जितने भी चयनित लोग हैं, सारे लोगों से पूछोगे तो कोर्ट में जो मतलब जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। कोई भी ऐसा डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो सीधे-सीधे बुकिश नॉलेज पूछी गई हो। मैंने ये देखा है कि अगर आप बता दो कि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो शायद सवालों का एक झड़ी सी लगा देते हैं वो लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने सबसे शुरुआत में ही आलू वालिया सर ने मुझसे बोला कि आपने आपने प्रैक्टिस करी है? तो मैंने कहा जी सर, मैंने की है कंटिन्यूअसली 1 एंड हाफ ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मैटर्स पूछे, तो मैंने चूँकि बताया कि चेक बाउंसेस के केसेस, कुछ सिविल मैटर्स के केसेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केसेस, ये मैंने डील करे हैं। तो उन्होंने चेक बाउंसेस से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे मुझसे और उसमें ही इन डेप्थ नॉलेज लेना चालू कर दिया। उन्होंने पूछने लग गए कि फिर 138 में क्या, और अगर नोटिस के पहले ही आपने वो कर दिया है आपने अ, चेक दिया तो हाँ, केस खत्म हो तो जाएगा। केस खत्म हो जाएगा। अगर एक बार चेक डिसऑनर हो गया तो फिर आपने उसमें नोटिस भेज दिया, फिर उसके बाद आपने केस कंप्लेंट फाइल नहीं करी बट विद इन द वैलिडिटी आपने फिर से चेक को डिसऑनर करा लिया, तो फिर क्या जो वो कंप्लेंट है वो आपकी मेंटेनेबल होगी, नहीं होगी? तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिकल बेस्ड थे। आपको आप ऐसे किताब में नहीं हाँ, मिलेंगे। किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। तो थोड़ा-सा एक एक चीज़ और बता दीजिए कि प्रोसेस क्या है? सिविल जज बनने का प्रोसेस क्या है? सिविल जज बनने की प्रोसेस सबसे पहले प्रीलिम्स होता है और प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 मार्क्स के आपके 15 सब्जेक्ट्स हैं। 15 सब्जेक्ट्स के बाद में आपका 20 मार्क्स का जीके है, 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है। फिर इसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, क्रिमिनल, सिविल, ट्रांसलेशंस और जजमेंट राइटिंग। इसमें क्वालिफ़िकेशन है कि इसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर आप उसके बाद अगर आप सारे आपके 50-50 मार्क्स होते हैं और आप कट ऑफ क्वालीफाई करते हो, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स मतलब कि 20 मार्क्स कंपल्सरी है। तो रूप से सबका योगदान है, विशेष रूप से मेरे फादर का योगदान है, मेरे मेंटर शहबाज सर का योगदान भी है,
पुरुषोत्तम सोनी सर जो भी जो कई बार मुझे मुझे केसेस भी प्रोवाइड कराते थे, वो नौगांव से जो छतरपुर के केसेस हैं, तो वो प्रैक्टिकल मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस में मुझे बहुत सहयोग करते थे। कभी प्लेन ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ करनी है, तो वो वहाँ से मुझे बताते थे। जजमेंट राइटिंग मैंने इंदौर में एनपी तिवारी सर से सीखी है। तो इन ऑल और मेरे साथ में दोस्त भी हैं, मेरी वाइफ भी है। मेरी 2022 में शादी हो गई थी। शादी होने के बाद चूँकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और मेरे 2 घर हैं, जहाँ पे एक जगह मैं पढ़ता हूँ, तो मेरा एक स्टडी रूम है, और एक दूसरा घर है जहाँ पे मैं फाइनली मतलब वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं डेली सुबह से वहाँ से यहाँ आ जाता था, यहाँ अपने रूम में पढ़ता था, फिर खाना खाने वहाँ जाता था, वापस आ जाता था। और उसने और जब कभी भी इंदौर जाना होता था, तो इंदौर 2 महीने 3 महीने के लिए गए, तो वहाँ पर भी सपोर्ट कि नहीं तुम आराम से पढ़ो, यहाँ पे घर में जितना मम्मी-पापा को देखना है वो मैं देख लूँगी। तो उसका भी सपोर्ट रहा, मेरे भाई का भी सपोर्ट रहा कि कहीं से तुम्हें कहीं दिक्कत है, पापा से तुम्हें नहीं माँग सकते, कोई पैसे नहीं माँग सकते, तो तुम मुझसे कहो। तो उनका भी सपोर्ट रहा। मेरी दीदी कभी कोई चीज़ की मुझे कमी होती थी, तो वो पापा से लड़ जाती थी कि भई उसको जो करना है वो करने दो। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन ऑल कंबाइंड एफर्ट है सब। अच्छा, लास्ट सवाल है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो इस लाइन में आगे जाना चाहें, उनके लिए क्या एक सॉल्यूशन है? शॉर्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन है क्या? वो कैसे बन पाएँ? इसमें मैं सबसे यह कहना चाहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आज अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स एमपी का जो प्रीलिम्स है, वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे टफ हो चुका है। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ऊपरी तौर पे अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक्स करोगे, तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और इसीलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझ में आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ो, तो आप उसको प्रैक्टिकल वे में सोच सको, और उसका आंसर इवन इलस्ट्रेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो रात में कम से कम 1-2 घंटे का समय निकालो रिवीजन करने का। आप एक ही चीज़ को न मत देखो कभी भी कि केवल आप डायरेक्ट ही पढ़ो। हाँ। आप साथ में ट्रांसलेशन को भी आपको ध्यान में देना इलेक्ट्रॉनिक पड़ेगा। उपकरणों का भी हाँ, अपन सहारा हाँ, ले आप सकते इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, हैं। हाँ, जो है मोबाइल उनको वगैरह। भी देख देख सकते हो, ट्रांसलेशंस देख सकते हो, जजमेंट राइटिंग्स के कई सारे लोगों के कोचिंग के वो वीडियोज़ डले हुए हैं, उनको देख सकते हो। आप जैसे जल्दी-जल्दी जब कभी भी हमें जल्दी सब्जेक्ट कंप्लीट करना होता है, हम खुद से नहीं कर पाते हैं, बट इसमें हम लोग फॉरवर्ड करके 2x करके वीडियो में देखते हैं, तो जल्दी-जल्दी 2 घंटे में कोई सब्जेक्ट जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अच्छा, ये ये लास्ट एक सवाल मन में आया है कि जब आप सीट पर बैठेंगे, ठीक है? तो क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी? मैं सीट में बैठूँगा, तो मैं कोशिश ये रहेगी कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस किसी भी केस के जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं, उसी के बेसिस पे जजमेंट दूँगा, और प्रॉपर्ली अ, ये कोशिश करूँगा कि सभी को न्याय मिल सके। कोई भी ऐसा डिसीज़न दूँगा, तो ऐसा नहीं हो कि किसी के अनफ़ेवरेबल हो। ये थे हमारे साथ दीपेश अवस्थी जी, जिन्होंने बताया है कि हमारी पूरी जर्नी क्या रही और कैसे ये सिविल जज बने हैं। तो इसी प्रकार के इंटरव्यू देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ 18 मैं था जेके आसू। धन्यवाद।